हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स में किस तरह से फोटोसिंथेसिस होगी इसको हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटोसिंथेसिस एक कैसी रिएक्शन है? तो इस बारे में अगर देखें तो फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल रिएक्शन है। फिजिको केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। साथ में इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। फोटो केमिकल रिएक्शन या तो फिजिको केमिकल बोल सकता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी इसको बोल सकता है। ये जो रिएक्शन है इसमें किसी का रिडक्शन होगा, किसी का ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। अब इसमें रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो पहले तो रिएक्शन लिखते हैं। जैसे C6CO2 plus 12H2O 2 gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। तो इस तरह से यहाँ पे सनलाइट आती है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें कार्बन की, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 है, जबकि ग्लूकोज में 0 है। तो +4 से 0 गई तो इसका हो गया रिडक्शन, जबकि वाटर में ऑक्सीजन की -2 होती है और नेसेंट ऑक्सीजन की 0, मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की 0। तो -2 से 0 गई तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। -2 से 0 गई तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो इसमें रिडक्शन भी देखने को मिला और इसमें ऑक्सीडेशन भी देखने को मिला, इसीलिए ये रिएक्शन कैसी कहलाएगी? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। तो यहाँ पे फिजिको केमिकल रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्यों होती है इसका सबका हमें मतलब पता चल गया। नेक्स्ट हम इसको और क्या बोलते हैं? इसको हम एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसको एनाबॉलिक रिएक्शन? क्योंकि इसमें कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? तो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की कंपोजिशन, वाटर को मिक्स करके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन करा के यहाँ पे ग्लूकोज बनाया जा रहा है। तो सिंथेसाइजिंग रिएक्शन है, तो उसको हम बोलेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन। साथ में ये रिएक्शन एंडरगोनिक रिएक्शन होती है। एंडरगोनिक रिएक्शन क्यों है ये एंडरगोनिक रिएक्शन? क्योंकि इसमें एनर्जी लग रही है। जो एनर्जी लग रही है वो लाइट की फॉर्म में लग रही है, इसलिए इसको एंडरगोनिक बोलते हैं। तो एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है, इसलिए इसको हम एंडरगोनिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन के बारे में जाना कि रिएक्शन है क्या है एक्चुअल में। अब हम देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या है। ऑल एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ग्रीन प्लांट हैव टू मेक or rather synthesis the food they need, and all other organism depends on them for their needs। मतलब कि सभी के लिए खाना बनाना, खुद के लिए खाना बनाना, ये सब काम जो है ग्रीन प्लांट किया करता है। अब इसके लिए कई सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो किए गए थे। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। ये जो लीफ लगाई हुई है इसमें ये वेरीगेटेड लीफ है। वेरीगेटेड लीफ क्या होती है? वो जो ऑर्नामेंटल लीव्स होती हैं उसको वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट कलर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ मोल्स के एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। एक्चुअल में जो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट है ये मोल्स के एक्सपेरिमेंट है। मोल्स एक्सपेरिमेंट। मोल के एक्सपेरिमेंट कौन कौन से, तो एक एक करके इसको देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है इसमें वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट।
अब वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट है क्या, क्या कहता है ये, कि सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल ए जो है ये एक मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का। और जो भी क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कराने में इन्वॉल्व होता है। अब क्लोरोफिल भी के टाइप हम आगे पढ़ेंगे, तो क्लोरोफिल अभी इतना समझते हैं कि क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करेगा, ग्रीन कलर का होगा। तो प्लांट में जहां पे ग्रीन कलर है वहां क्लोरोफिल होगा, और जहां ग्रीन कलर नहीं है वहां पे क्लोरोफिल नहीं होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है लीफ का, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। लेकिन ये जो रेड और डार्क, ये पिंक और डार्क पिंक कलर जो दिखाई दे रहा है इसमें, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल ए नहीं होगा। तो अब होगा क्या, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या किया, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में एक पत्ती ली, वेरीगेटेड लीफ जिसको बोला गया है। अब जो फूड बनता है वो बनता तो ग्लूकोज की फॉर्म में है, लेकिन स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। तो अगर ग्लूकोज बना होगा तो बना किससे, फोटोसिंथेसिस से। अगर ग्लूकोज बना होगा तो मतलब फोटोसिंथेसिस हुई है, और फोटोसिंथेसिस हुई है तो ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनने के बाद स्टोर किस फॉर्म में होगा, स्टार्च की फॉर्म में। मतलब फोटोसिंथेसिस हुई है तो वहां पे स्टार्च प्रेजेंट होगा। तो जब इसमें आयोडीन टेस्ट किया गया, स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आयोडीन टेस्ट किया गया तो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आया, मतलब कि यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था, स्टार्च प्रेजेंट था। तो आयोडीन टेस्ट किसके लिए करते हैं, आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च। क्योंकि स्टार्च आयोडीन टेस्ट देता है, क्योंकि स्टार्च कैसा होता है, स्टार्च की हेलिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से आयोडीन के मॉलिक्यूल उसमें ट्रैप हो जाते हैं, जिस वजह से वो कलर शो करते हैं। तो स्टार्च की प्रेजेंस आयोडीन टेस्ट देती है। तो स्टार्च था ग्रीन पार्ट में, तो आयोडीन ने उसको पॉजिटिव प्रेजेंट किया। और जहां पे कलर था, अदर कलर अदर देन ग्रीन, तो वहां पे स्टार्च नहीं मिला, एब्सेंस ऑफ स्टार्च। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि ग्रीन कलर जहां पे था वहां तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन जहां पे अदर देन ग्रीन कोई सा भी कलर है ऑर्नामेंटल प्लांट्स में, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इससे प्रूफ हुआ कि जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। तो पहले वेरीगेटेड लीफ से क्या पता चला, ये वेरीगेटेड लीफ है। तो इस वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, ये है वेरीगेटेड लीफ। Chlorophyll is essential for photosynthesis। ये मोल का एक्सपेरिमेंट था पहला। दूसरा एक्सपेरिमेंट इसका मोल का क्या था, पार्शली कवर्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। पार्शली कवर्ड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या था, इसमें एक पत्ती ली गई, ये जो लीफ है इसको एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया। इसको एक ब्लैक पेपर से यहां से कवर कर दिया गया। जब इसको ब्लैक पेपर से कवर किया गया तो हुआ कुछ ऐसा कि जहां पे ब्लैक पेपर था वहां पे लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं हुई, जहां पे ब्लैक पेपर था वहां पे लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं हुई। और फिर क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो कैसे पहचान करेंगे उसकी, उसकी पहचान करने के लिए वापस से स्टार्च टेस्ट करते हैं, स्टार्च आयोडीन टेस्ट। अब आयोडीन टेस्ट से कैसे पता चलेगा, क्योंकि आयोडीन होगा, आयोडीन क्या करता है, स्टार्च की प्रेजेंस और एब्सेंस बताता है। आयोडीन क्या करेगा, स्टार्च की प्रेजेंस और एब्सेंस बताएगा। तो इतने एरिया में जहां पे वो ब्लैक स्ट्रिप थी, तो इतने एरिया में अगर जो टेस्ट किया गया तो ये तो आया पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे
ग्लूकोज बना था क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, तो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जबकि जो ब्लैक पेपर से ढका हुआ एरिया था, ब्लैक पेपर से ढका हुआ एरिया वो ये है, और यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस का मतलब कि स्टार्च का टेस्ट किया गया तो यहाँ पे स्टार्च नहीं मिला, एब्सेंस ऑफ स्टार्च। तो इससे क्या पता चला, यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंची थी, तो सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये भी मोल का एक्सपेरिमेंट था। तो मोल के अभी तक दो एक्सपेरिमेंट हो गए। एक से पता चला कि स्टार जो क्लोरोफिल है वो इम्पोर्टेंट होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में पता चला, जो कि पार्शियली कवर्ड लीफ एक्सपेरिमेंट है, कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट हो गया, पार्शियली कवर्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इसका एक्सपेरिमेंट आता है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि एक बॉटल ली थी, इस बॉटल में KOH डाला था। ये इस बॉटल में KOH डाल दिया। अब KOH की खास बात क्या है, KOH CO2 को ट्रैप कर लेता है। कैसे ट्रैप करेगा, तो हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं। 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो K2CO3 बना लेता है और साथ में वाटर बना देगा। अभी जो K2CO3 है ये प्रेसिपिटेट बना लेता है, PPT। अभी प्रेसिपिटेट जब बन जाएगा तो ये बॉटम में ही इकट्ठा हो जाएगा, तो सेडिमेंट हो जाएगा, ये सेडिमेंट इन बॉटम। तो बॉटम में सेडिमेंट होने के बाद होगा क्या, अब यहाँ पे हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं। इसमें आधी लीफ अंदर और आधी लीफ बाहर रखी गई। तो ये आधी लीफ इसके अंदर है, ये लीफ है, और आधी लीफ इसके बाहर रखी गई। यहाँ से अंदर की तरफ है, ये इनर साइड है, ये आउटर साइड है। अब इसमें जब टेस्ट किया गया, वापस से आयोडीन टेस्ट किया गया, तो यहाँ पे देखा तो स्टार्च प्रेजेंट मिला, जबकि यहां देखा तो स्टार्च एब्सेंट मिला। पहले इसमें अब स्टार्च एब्सेंट मिला जो कि बॉटल के अंदर था क्योंकि उसमें KOH था। अब हुआ क्या कि बाहर एनवायरमेंट में CO2 प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे जो CO2 था वो ट्रैप हो चुका था। CO2 ट्रैप्ड एज प्रेसिपिटेट, तो क्योंकि उसका प्रेसिपिटेट बन चुका था। तो यहां से क्या पता चला, तीसरे से, जो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है इसको बोलते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो इस हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो CO2 है वो एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट मोल्स के थे और ये तीनों एक्सपेरिमेंट NCERT में दिए हुए हैं। कहाँ है, तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट हमें ये दिख गया, पार्शियली कवर्ड लीफ एक्सपेरिमेंट हमें ये दिख गया ब्लैक पेपर से, और फिर आता है ऑन टेस्टिंग द लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च क्लियर दैट द फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन ग्रीन पार्ट। तो ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, ये हमने यहाँ से देख लिया था वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में। दूसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे, अनदर एक्सपेरिमेंट यू में
have carried out where a part of leaf enclosed in a test tube containing the KOH। अब KOH वाला, KOH सोक्ड कॉटन उसमें रखी गई थी। अब कॉटन क्या, KOH क्या करेगा, इस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसका PPT बना देगा, प्रेसिपिटेट K2CO3 की फॉर्म में इसको सेडिमेंट कर देगा, जिस वजह से फ्री CO2 वहां पे नहीं होगा और फोटोसिंथेसिस भी वहां पे नहीं हो पाएगा। वाइल अदर हाफ इज एक्सपोज्ड टू द एयर, ये आधी बाहर है पत्ती और आधी अंदर है। द सेटअप इज देन प्लेस्ड इन द लाइट, अब फिर बाद में उसको लाइट में रखा गया और उससे पता चला कि CO2 रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है अर्ली एक्सपेरिमेंट। अर्ली एक्सपेरिमेंट किस किस के, सबसे पहले आएगा जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट 1733 से 1834, ये तो बर्थ हो गया। अब जोसेफ प्रिस्टले का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें किया क्या था, तो एक बेल जार लिया था, बेल जार में एक चूहा रखा गया और एक जलती हुई मोमबत्ती रखी हुई। हम सब जानते हैं कि जब कोई भी मोमबत्ती जलाते हैं या फिर कोई भी आग जलती है तो आग जलते समय ऑक्सीजन का यूज करती है। फ्यूल तो इसके पास हैगा लेकिन ऑक्सीजन का यूज करेगी जलते समय, और रेस्पिरेशन के टाइम पे जो माउस है वो भी ऑक्सीजन का यूज करता है। तो अल्टीमेटली दोनों ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं और दोनों ही CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे CO2 का अमाउंट बढ़ेगा और ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा, इसीलिए जो चूहा था उसकी मृत्यु हो गई और जो मोमबत्ती है वो भी बुझ जाती है। तो ये हो गया पहला अटेम्प्ट। अब दूसरी बार में क्या किया, दूसरी बार में जोसेफ प्रिस्टले ने उसमें एक मिंट का पौधा रख दिया। मिंट का पौधा रखने के बाद जो मिंट था वो फोटोसिंथेसिस करता था तो ऑक्सीजन रिलीज करता था। वो ऑक्सीजन मोमबत्ती के पास भी जाती थी और चूहे के पास भी जाती थी। जबकि ये दोनों जो CO2 प्रोड्यूस कर रहे थे उस CO2 का यूज कर रहा था प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस भी हो रहा था तो ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन हो रहा है और CO2 का भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो सभी एक दूसरे पर डिपेंड है और ये पूरा सेटअप कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहां से ये पता चला कि जो प्लांट होते हैं वो गैस को प्योरीफाई करते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं। तो इतना ही पता चल पाया था यहाँ पे। अब इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। प्रिस्टले यू में रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774, तो ऑक्सीजन डिस्कवरी 1774 में हुई थी। प्रिस्टले ऑब्जर्व्ड दैट कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस, अ बेल जार, soon get extinguished, मतलब कि बुझ गई। सिमिलरली अ माउस वुड सून सफोकेट, और जो चूहा था वो भी सफोकेशन से मर गया। मोमबत्ती बुझ गई और चूहा भी सफोकेशन से मर गया। He concluded that a burning candle or an animal that breathed the air both somehow damage the air। तो यहाँ पे इसने कहा कि जो मोमबत्ती जल रही थी और चूहा जो था ये दोनों किसी ना किसी रूप में जो गैस है, जो एयर है, उसको पॉल्यूटेड कर रहे हैं, उसको मतलब डैमेज कर रहे हैं एयर को। बट व्हेन ही प्लेस्ड द मिंट प्लांट, तो प्लांट का नाम याद रखना है यहाँ पे, मिंट प्लांट, in same bell jar, he found that mouse stayed alive। जब मिंट प्लांट को रखा तो चूहा भी जीवित रहेगा। एंड द कैंडल कंटिन्यू टू बर्निंग, और कैंडल जो है वो कंटिन्यू बर्निंग मतलब जलती रहेगी। प्रिस्टले हाइपोथेसिस्ड एज फॉलोज, प्रिस्टले ने क्या हाइपोथेसिस लगाया कि प्लांट रिस्टोर टू द एयर whatever breathing animals and burning candles remove। मतलब कि उसने कहा कि प्लांट जो है, जो एयर है उसको रिस्टोर करता है, जो कि एनिमल्स ने और बर्निंग कैंडल्स ने डैमेज कर दी थी। तो उसने डैमेज वर्ड यूज किया है, वो याद रखना है। नेक्स्ट इसमें बताया जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट हुआ। जोसेफ प्रिस्टले के बाद आता है जेनिंसन हॉज। अब जेनिंसन हॉज ने क्या किया, जेनिंसन हॉज जो था, पहले तो ये जो सेटअप था ये पूरा लाइट में चल रहा था। अब जेनिंसन हॉज ने इसी एक्सपेरिमेंट को पहले आगे कंटिन्यू किया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये जो बेलजार वाला एक्सपेरिमेंट था जोसेफ प्रिस्टले का, इसको एक बार लाइट में रखा। तो लाइट में तो ये काम कर रहा था, लेकिन इसी सेटअप को जब उसने डार्क में रखा
तो ये काम करना बंद कर दिया। जब ये काम करना बंद कर दिया तो इससे प्रूफ हुआ कि ये जो सेटअप है ये सिर्फ लाइट में ही काम करता, डार्क में नहीं करेगा। तो इससे मिलता जुलता उसने खुद का एक और एक्सपेरिमेंट किया। अब उसने क्या किया था, कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर तैयार की थी उसने। एक बीकर लिया, बीकर लेने के बाद उसमें हाइड्रेला नाम का एक एक्वेटिक प्लांट रखा। कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं हाइड्रेला नाम का प्लांट। अभी जो हाइड्रेला नाम का प्लांट है, इसके ऊपर इसने फनल रखी। इसके ऊपर इसने एक फनल रखी। इन्वर्टेड फनल। अब वो इन्वर्टेड फनल क्यों रखी, तो यहां से आगे पता चलेगा। अब उसके बाद इसके भी ऊपर इसने टेस्ट ट्यूब रखी एक। ये टेस्ट ट्यूब मान लेते हैं ऐसी। ये इसका सेटअप था। अब ये सब जो सेटअप था ये इसका पानी में था, तो यहाँ पे इसने पानी भी भरा हुआ था। तो ये सब पानी था। हमें प्लांट का नाम याद रखना है, प्लांट का नाम था हाइड्रला। तो हाइड्रला प्लांट का नाम है। अब इसने प्लांट लिया था, अब क्या होगा इसमें, ये सेटअप को जब इसने लाइट में रखा तो हाइड्रला जो था ये फोटोसिंथेसिस करेगा। जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करेगा, और ऑक्सीजन गैस जब प्रोड्यूस करेगा तो वो गैस यहाँ से बबल्स की फॉर्म में ऐसे जाएगी और धीरे 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 यहाँ पे स्टोर होने लगेगी। यहाँ पे जो गैस स्टोर हुई वो ऑक्सीजन थी। अब यही सेटअप उसने जब डार्क में रखा तो डार्क में यहाँ पे कोई भी गैस स्टोर नहीं हुई, यहाँ से कोई भी बबल नहीं गए। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि फोटोसिंथेसिस लाइट में होती है, डार्क में नहीं होती है। ये किसका था, ये जेन हॉज का एक्सपेरिमेंट था। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जेन हॉज showed that sunlight is essential for the plant process। तो प्लांट की प्रोसेसिंग के लिए जो सनलाइट है वो एसेंशियल हुआ करती है। अब क्या फिर, प्योरीफाई द एयर फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल्स और ब्रीदिंग एनिमल्स। जो ब्रीदिंग एनिमल्स हैं और बर्निंग कैंडल है, इसके द्वारा जो एयर खराब की गई थी उसको प्योरीफाई करने के लिए प्लांट की तो जरूरत पड़ेगी, साथ में इसमें सनलाइट की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा जेन ने बताया था जब इसी एक्सपेरिमेंट को आगे फर्दर कंटिन्यू किया था डार्क में रख के और लाइट में रख के। तो लाइट में रखा था तो ये सब काम कर रहा था, लेकिन डार्क में रखने पे ये सब नहीं काम कर रहा था, मतलब क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा था। तो उसने बताया कि एयर को प्योरीफाई करने के लिए भी यहाँ पे सनलाइट की जरूरत पड़ती है। और क्या बताया इसने, इंजन हॉज इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, एक अलग एक्सपेरिमेंट भी किया था विद एन एक्वाटिक प्लांट showed in bright sunlight showed that in bright sunlight small bubble were formed around the green part। यहाँ पे small bubbles बन रहे थे, while in dark they did not, और ये डार्क में नहीं बन रहे थे। later he identified these bubbles to be ऑक्सीजन, और बाद में पता चला कि जो बबल्स यहाँ बन रहे थे वो बबल्स कुछ और नहीं, वो बबल्स ऑक्सीजन गैस ही थी। तो ये बात बाद में पता चली थी। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। फिर है जूलियस वॉन सैक। अब जूलियस वॉन सैक जो है, इसने क्या बताया कि जूलियस वॉन सैक ने कुछ स्पेशल बात बताई थी। क्या बताया था वो हमें याद रखना है।
जूलियस वॉन सैक का कहना था कि फोटोसिंथेसिस जो होगा उसमें जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, तो सिंथेसाइजिंग फॉर्म कौन सी थी? ग्लूकोज। ट्रांसलोकेशन के लिए किसका यूज करते थे? ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म कौन सी थी? सुक्रोज। और स्टोरेज फॉर्म या स्टोरिंग फॉर्म, ये कौन सी थी? स्टार्च। ऐसा किया क्यों जाता है इसको एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले तो बनता किस फॉर्म में है? तो ग्लूकोज की फॉर्म में, ये तो सबको पता ही है। अब ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में क्यों किया जाता है? क्योंकि ग्लूकोज के पास ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि ग्लूकोज रिएक्टिव भी है और सॉल्युबल भी है। सॉल्युबल के साथ साथ ये रिएक्टिव भी है, तो ट्रांसपोर्टेशन में इसीलिए इसका यूज नहीं करते इस फॉर्म का, क्योंकि रिएक्शन बीच में कर सकता है। दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुक्रोज का यूज क्यों किया गया? क्योंकि ये सॉल्युबल तो है और साथ में रिएक्टिव भी नहीं है। तो रिएक्टिव भी नहीं है और दूसरा सॉल्युबल भी है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है और बीच में कहीं भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसीलिए इसको ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म में यूज करते थे प्लांट। अब स्टोरिंग फॉर्म की कौन सी है? स्टार्च। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव भी नहीं होता और साथ में सॉल्युबल भी नहीं होता, क्योंकि अगर सॉल्युबल होगा तो डिसॉल्व होकर चला जाएगा। तो रिएक्टिव भी नहीं होता है स्टार्च और सॉल्युबल भी नहीं होता है, इसीलिए प्लांट स्टोरेज के लिए स्टार्च का यूज करता है। तो स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है। तो इसमें क्या लिखा है? प्रोवाइड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते थे। His later studies showed that the green substance in the plant, कौन सा ग्रीन सब्सटेंस? क्लोरोफिल के नाम से जिसको जानते हैं, is located in special body। जो ग्रीन सब्सटेंस था जिसको क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, तो वो एक स्पेशल बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसको बाद में क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना गया। विद इन द प्लांट सेल, और ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। He found that the green part in plant is where glucose is made। तो ग्रीन पार्ट जो था वही पार्ट था जहां पे ग्लूकोज बना था। एंड दैट ग्लूकोज इज यूजली स्टोर्ड एज स्टार्च। ग्लूकोज जो है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया गया था। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है टी डब्ल्यू एंगलमैन का। अभी टी डब्ल्यू एंगलमैन ने क्या किया था? तो टी डब्ल्यू एंगलमैन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रिज्म का यूज किया था बेसिकली। क्या क्या किया था? तो इस एक्सपेरिमेंट को भी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सोर्स लाइट ऑफ सोर्स था या सोर्स ऑफ लाइट था। अब सोर्स ऑफ लाइट लगाने के बाद इसको सोर्स ऑफ लाइट मान लेते हैं, सनलाइट। सनलाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है। अब हम जानते हैं जो सोर्स ऑफ लाइट है इसके पास से व्हाइट लाइट आती है, क्योंकि पेपर व्हाइट है तो व्हाइट कलर दिखेगा नहीं, इसलिए व्हाइट लाइट आएगी। तो व्हाइट लाइट जब आएगी तो प्रिज्म में जाने के बाद ये प्रिज्म है, प्रिज्म से क्रॉस जब होगी व्हाइट लाइट, तो ये विबग्योर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे इससे लाइट क्रॉस होगी तो ये विबग्योर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब विबग्योर में कन्वर्ट क्यों करनी है? तो यहाँ पे एक शीट लगाई गई और वहां पे एक रखा गया, ये शीट लगाई गई और इसके ऊपर एक एल्गी रखी गई, एक मेंबर प्लांट किंगडम का,
जो कि कौन था? क्लेडोफोरा। तो यहाँ पे क्लेडोफोरा रखा गया। अब क्लेडोफोरा रखने के बाद यहाँ पे एक और शीट लगाई गई। वो शीट किसकी थी? तो यहाँ पे बैक्टीरियाज रखे गए थे। ये पहले तो सेटअप है पूरा, क्या क्या कहाँ कहाँ पे रखा गया था वो जरा ध्यान से देखना है। अब क्या होगा? ये बैक्टीरिया, तो यहाँ पे हमें नाम याद रख लेने हैं पहले तो। ये जो बैक्टीरिया है ये एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वहां पे ज्यादा ग्रो करेंगे जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी, और ऑक्सीजन वहां ज्यादा होगी जहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट हायर साइड होगा। अब फोटोसिंथेसिस का रेट किस जगह हायर साइड होगा? तो हमें याद रखना है, जो विबग्योर बनता है तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, तो इस तरह से विबग्योर बढ़ गया। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये विबग्योर जब बना यहां से यहां तक, अगर इसकी वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में देखें तो यहां से 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक विजिबल स्पेक्ट्रा होता है, जो कि एक वेबग्योर बनाता है। अब वेबग्योर में जहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट हायर साइड होगा वहां पे बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा। जहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट हायर साइड होगा वहां पे बैक्टीरियाज का नंबर बढ़ेगा, और जहां पे फोटोसिंथेसिस कम होगा वहां पे बैक्टीरिया का नंबर कम रहेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो फोटो बैक्टीरिया है वो वहां ज्यादा होंगे जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी, और ऑक्सीजन वहां ज्यादा होगी जहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा। तो जब देखा गया इस एक्सपेरिमेंट में, तो जो बैक्टीरिया का नंबर था वो ब्लू रीजन में ज्यादा मिला, फिर उसके बाद ग्रीन और येलो रीजन में एकदम बॉटम तक चला गया, और फिर ऑरेंज में बॉटम तक ही रहा, और रेड में एक साथ ही बढ़ा। जो बैक्टीरिया का नंबर था रेड में एक साथ ही बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमने अभी अभी देखा कि वहां ज्यादा होंगे जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगा। मतलब इसका क्या है कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा हुआ? रेड रीजन और ब्लू रीजन में। ये जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू है इस पूरे को ही हम ब्लू रीजन मान लेते हैं। तो ब्लू रीजन में और रेड रीजन में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो रेड और ब्लू रीजन है वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। तो फोटोसिंथेसिस का रेट कहाँ हाई होगा? फोटोसिंथेसिस इज हायर इन ब्लू रीजन एंड रेड रीजन। तो ब्लू रीजन और रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होता है। ये एक्सपेरिमेंट किसका था? ये एक्सपेरिमेंट था TW एंगलमैन का। तो TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि ब्लू रीजन में और रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होता है। अब इसमें क्या लिखा है इसको देख लेते हैं एक बार। Interesting experiment done by the TW Engelmann using a prism split light into spectral components and then illuminate a green alga. Alga का नाम क्या था? क्लेडोफोरा, ये याद रखना है। Placed in suspension of aerobic bacteria. Aerobic bacteria के suspension में रखा गया।
द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन, मतलब कि ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा इवॉल्व हो रही है, तो उसका पता लगाने के लिए बैक्टीरिया को रखा गया। बैक्टीरिया कौन से थे? एरोबिक बैक्टीरिया, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेट इन मेनी रीजन्स, इन मेनली इन द रीजन्स ऑफ ब्लू और रेड लाइट। तो जो बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन हुआ वो रेड और ब्लू लाइट में देखने को मिला, स्प्लिट स्पेक्ट्रम के ऊपर। अब क्या होगा? A first action spectrum of the photosynthesis was thus described. It resembles roughly the absorption spectra of the chlorophyll A और B। आगे हम जो देखेंगे तो क्लोरोफिल ए और बी का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उससे ये लगभग रिजेंबल करेगा। तो इससे भी क्या पता चलेगा? इससे भी यही पता चलेगा जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है कि वहां पे जो ब्लू रीजन था और जो रेड रीजन था वहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट हाईएस्ट साइड होगा। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, अब 19th सेंचुरी के मिडिल में और क्या हुआ? की फीचर ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वर नोन, दैट प्लांट कुड यूज द लाइट एनर्जी टू मेक द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर। वहां पे क्या पता चला कि CO2 और वाटर से कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए जो प्लांट है वो लाइट एनर्जी का यूज करता है। द एम्पेरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग। अब यहाँ पे एक ये एम्पेरिकल रिएक्शन या एम्पेरिकल इक्वेशन दी हुई है, तो इससे पता चल रहा है कि लाइट की प्रेजेंस में ही प्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है। जैसे CO2 था, H2O था, ये दोनों मिलकर CH2O बना रहे हैं और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है। वेयर CH2O जो है ये कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट के नाम से ही पता चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मतलब कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ही है जो कि ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करेगा, 6 कार्बन ऑफ शुगर। अ माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए कार्नेलियस वेन नील, कार्नेलियस वेन नील का एक एक्सपेरिमेंट आता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या था? हु बेस्ड ऑन हिज स्टडीज पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया, एक्चुअल में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया थे, डेमोन्स्ट्रेट किया गया। अब डेमोन्स्ट्रेट क्यों किया गया देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस एसेंशियलिटी इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अभी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट। अब सनलाइट का इसमें यूज किया गया था। वेन नील ने क्या बताया? वेन नील ने बताया कि जो पानी था, जो वाटर था, वो हाइड्रोजन डोनर की तरह से काम करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? H2A, H2A जो है ये हाइड्रोजन डोनर की तरह एक कंपाउंड है कोई भी। अब यहाँ से जैसे ही हाइड्रोजन इधर जाता है तो ये A जो है एक मॉलिक्यूल बना के बाहर हो जाता है और वापस H2O बन जाता है। अब इससे क्या पता चलेगा? इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज हाइड्रोजन डोनर, ग्रीन प्लांट में H2O हाइड्रोजन डोनर ने, एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीडाइज होगा और लास्ट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव करेगा या रिलीज करेगा। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन, कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो हमने पहले पढ़ी थी, बैक्टीरिया जब पढ़ा था, तो दो तरह की फोटोसिंथेसिस होती है, एक ऑक्सीजनिक और एक नॉन ऑक्सीजनिक। तो हमने ये भी पढ़ा था, पहली बार ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाला जो प्राणी था वो ब्लू ग्रीन एल्गी था। नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाला, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाला जो प्राणी था पहला, वो ब्लू ग्रीन एल्गी था। उससे पहले जो मेंबर्स थे वो सभी नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते थे, मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन इवोल्यूशन नहीं करेंगे। तो क्यों ऑक्सीजन इवोल्यूशन नहीं करते थे? क्योंकि वो H2O की जगह H2S का यूज करते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते थे। प्रोटॉन डोनर की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड, पानी की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड का वो यूज किया करते थे। यहाँ पे
H2S का यूज करेंगे तो यहाँ पे जो गैस निकलेगी वो सल्फर होगी। तो वो नॉन ऑक्सीजनिक जो थे वो सल्फर प्रोड्यूस करते थे क्योंकि वो H2S का यूज करते हैं। आगे इसमें क्या होगा देखते हैं। इन ग्रीन प्लांट H2O is hydrogen donor or oxidized to the oxygen. Some organisms do not release oxygen during the photosynthesis. When H2S instead is the hydrogen donor of purple and green sulfur bacteria, वही वाले हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो यहाँ पे बताए गए थे। The oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism, not oxygen. सल्फर या सल्फेट होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। Hence, he inferred that oxygen evolved by the green plant comes from H2O, not from carbon dioxide. अब इसका अल्टीमेटली हुआ क्या कि जैसे ये रिएक्शन में होता कुछ ऐसा है कि CO2 और H2O, 6 CO2 और 12 H2O मिलके C6H12O6 प्लस 6 O2 और प्लस 6 H2O बनाते हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात क्या थी कि ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन पानी वाली थी या फिर CO2 वाली थी, क्योंकि ऑक्सीजन तो दोनों में है। अब यहाँ पे कौन सी ऑक्सीजन है तो वो देखना था। तो उसने क्या किया कि H2O की जगह H2S का यूज किया। जब H2S का यूज किया हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो यहाँ पे जो गैस रिलीज होने लगी वो सल्फर गैस रिलीज होने लगी। अब ऑक्सीजन की जगह जब सल्फर गैस रिलीज होने लगी तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि जो गैस निकलती है, जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है वो पानी से इवॉल्व होती है, CO2 से इवॉल्व नहीं होती। तो ये कंफर्म हुआ इससे। अब दिस वाज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप का भी एक बार यूज किया गया था। दो प्राणी और थे, रूबिन और क्यूमिन नाम के। रूबिन और कामीन नाम के दो व्यक्ति थे। उन दोनों ने क्या किया था, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का यूज किया था। अब रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन कैसे यूज कर ली, जो ये नॉर्मल ऑक्सीजन दिखाई दे रही है इसमें पानी में, इस नॉर्मल ऑक्सीजन की जगह पे उसने O18 यूज की। जैसे नॉर्मल ऑक्सीजन कैसी होगी, नॉर्मल ऑक्सीजन O16 वाली होती है, लेकिन उसने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन यूज की O18 की। जब O18 की यूज की पानी के लिए, CO2 में नॉर्मल वाली छोड़ी, पानी में O18 वाली जब यूज की तो यहाँ पे जो गैस रिलीज हुई थी वो भी रेडियो एक्टिव थी। तो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन जब रिलीज हो रही थी तो उससे कंफर्म हो गया कि जो ऑक्सीजन आ रही है वो पानी से आ रही है, CO2 से नहीं आ रही है। तो ये रूबिन और कामिन का एक्सपेरिमेंट था जो कि इसमें रेडियो एक्टिव के नाम से सिर्फ दिया गया है। तो यहाँ पे ये रेडियो आइसोटोप की बात जो की गई थी, रूबिन और कामिन का ही एक्सपेरिमेंट था जो O18 वाला यूज किया गया था। द करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो करेक्ट इक्वेशन ये है जो इतनी देर से हम बार बार लिख रहे हैं इसको। Where 6C6H12O6 represents the glucose, जानते ही हैं। ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द वाटर, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वाटर से रिलीज होती है। दिस वाज प्रूव्ड बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक जो कि रूबिन और कामिन की थी उसके द्वारा प्रूफ हो गया बाद में। नोट दैट दिस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन बट डिस्क्रिप्शन इज मल्टी स्टेप। ये कोई सिंगल रिएक्शन नहीं थी पर डिस्क्रिप्शन इसमें बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट हुआ था, जिसको हम फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं। तो ये जो एक स्टेप में रिएक्शन दिखाई दे रही है एक्चुअल में एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, इसके पीछे कई सारी रिएक्शंस छिपी होती हैं। अब वो कौन सी रिएक्शन है वो आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, किस तरह से होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।